हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्र की क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए जीके, जीएस, मूल विधि, संविधान, ठीक है, इन सभी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को मिल के शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट और भी लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोग सपोर्ट करेंगे, मिल के शेयर करेंगे, अपने क्लास में 500 प्लस लाइव स्टूडेंट्स भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप लोग शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर नेशनल पार्क इज द फॉर्मर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? आपके ऑप्शंस हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है, ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा इसका निर्माण कब करवाया गया था? 250 वर्ष पहले इसका निर्माण करवाया गया था। पूर्व जो महाराजा थे सूरजमल, इन्होंने करवाया था। इसके अलावा फिर आया हमारा 1982। तो वर्ष 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया और 1985 में 3 साल बाद फिर जब वर्ष 1985 आया तो यूनेस्को ने इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दे दी। तो ये इसके पीछे का इतिहास है, याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? आपका पहला कथन है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। फिर है कि यह केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है हमारा सही है? बताइए। केवल पी, केवल क्यों, पी और क्यों दोनों ही, या पी और क्यों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पी और क्यों। देखिए, पी और क्यों ये दोनों सही हैं। ठीक है, कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में इसको ला सकते हैं और ये मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हैं, ना कि किसी एक मंत्री के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी आपका है, बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में असत्य है? अभी हमने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ा, अब आपको बताना है कि जनहित याचिका के बारे में कौन सा गलत है। आपका एक कथन है कि एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर है जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। अब बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? पी और क्यों, केवल पी, पी और क्यों दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन आपका इतना है, इसको हम बाकी का जो है वो हटा देते हैं। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। पी और क्यों, ठीक है, यानी कि पी और क्यों, यानी ये जो दोनों कथन हमारे सही हैं। जनहित याचिका के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? कि एक बार अगर वो याचिका दायर हो गई, सुनवाई उस पर हो गई, तो उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। और जो व्यक्ति अपनी रुचि, मतलब उस जो दायर करता है उसको अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? विच एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू कंक्लूड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड इट्स फंक्शंस टू द ब्रिटिश क्राउन? आपके ऑप्शंस हैं पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम। बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन के कार्यों के लिए, क्राउनों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? वेरी गुड क्वेश्चन।
तो ये लाया गया था पिट्स इंडिया अधिनियम। कौन सा? एक सेकेंड। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दोहरी सरकार की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पासिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन हैं आपके ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फरुखुद्दीन अहमद, फरुखुद्दीन अली अहमद या वीवी गिरी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है। तो 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय जो भारत का राष्ट्रपति था ये फरुखुद्दीन अली अहमद था। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और यह जो है अब तक का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विवादप्रस्त संशोधन था, याद रखेंगे। ओके। इसके अलावा ये जो याद रखेंगे जो संशोधन था मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि अखंडता, ठीक है, जो एकता और अखंडता शब्द जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही इनको जोड़ा गया था। आ गया समझ में? चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 17th समिट ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट हेल्ड? ऑप्शन हैं आपके नई दिल्ली भारत, बेलग्रेड युगोस्लाविया, पोर्लामार वेनेजुएला या तेहरान ईरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पोर्लामार वेनेजुएला। ठीक है। तो पोर्लामार वेनेजुएला में इसको किया गया था आयोजित। कब हुआ था? ये वर्ष 2016 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है? Which of the following is claimed by a unit? The function of verifying the authenticity of the proprietary trust of the data is? तो प्रमाणीकरण, लेखा परीक्षा, जांच आयोग या अभिगम नियंत्रण। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखा परीक्षण। तो कौन है? तो ये लेखा परीक्षण है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए देखिए, लेखा परीक्षण या इसको अंकेक्षण बोलते हैं, ऑडिटर। ठीक है ना। लेखा परीक्षण या अंकेक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति, संस्था, तंत्र या योजना इसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा जो दी गई सूचना होती है इसकी जो विश्वसनीयता होती है ये सुनिश्चित की जाती है। सो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रा यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? आपके ऑप्शन हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड, मूडीज निवेशक सेवा या निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जो ICAR है, ठीक है, ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक संस्था है। ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि क्रेडिट विश्लेषण एवं अनुसंधान, ये क्या है? तो ये जो CRA होता है, ठीक है, यह ये निश्चित करता है कि किसी प्रकार के ऋण या जो संस्थाएं होती है जो किसी प्रकार का ऋण जो है निर्गम करती हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मत्स्य पालन सेक्टर, मधुमक्खी पालन सेक्टर, बागवानी सेक्टर या डेयरी सेक्टर, बताइए। तो ये जो शुरू किया गया था मत्स्य पालन सेक्टर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? आयात एक्साइज इकाइयों का रखरखाव और विकास, केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकास की एकल खिड़की है, कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। इनमें से कौन जो है आपको बताना है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए पहला और दूसरा कौन कौन से कथन है कि आयात एक्साइज इकाइयों का रखरखाव और विकास, केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकास की एकल खिड़की है, और कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा कथन गलत है कि कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते। ये कथन गलत है, बाकी ये हमारे सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके के जी बालकृष्णन, एम पतंजलि शास्त्री, बिजन कुमार मुखर्जी या एच के कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एच के कानिया। इसके अलावा क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का भाग 1 ये कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये एच जे कानिया थे, बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सच नहीं है? आपके ऑप्शन हैं कि सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। देखिए हमारा ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, केंद्रीय यानी कि सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, ये गलत है, यही जो कथन हमारा ये सही नहीं है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1964 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, कब? 1964 में, याद रखेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त या परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। तो निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन के लिए संबंधित है? चलिए, तो ऐसा जो है किस मामले के तहत कहा गया था या कौन सा मामला इनसे संबंधित है कि संसद जो है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसको निरस्त या नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, चंपकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बताएं। ऑप्शन डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही जो है इस मामले से इसी का संबंध था। कब का ये इशू है? 1973 का। ठीक है, तभी इस सुनवाई में ऐसा कहा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है आपका कि अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ कॉलेज में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति को चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। अगला है आपका कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति जो अपना नाम मतपत्र पर दर्ज करने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। पी और क्यों, केवल पी, केवल क्यों, या पी और क्यों दोनों नहीं। इसमें हमारे केवल क्यों कथन सही है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान यानी कि टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द टाइगर रिजर्व, नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इज मैक्सिमम। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कहां पे है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्याएं हैं। अब देखिए 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल वर्ष 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो दहेज मौत के लिए यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कितने वर्ष की उसको सजा देने का प्रावधान है। अंडर सेक्शन 304 बी द थर्ड पैनल कोड द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉवरी डेथ। तो दहेज मौत के लिए कौन सी धारा लगती है, याद रखेंगे 304 बी। ठीक है, कभी लगवाइएगा मत। और इसमें जो है न्यूनतम 7 वर्ष की जेल होती है, कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। पूरा इसके बारे में समझिए। देखिए अगर शादी हुई है और विवाह के 7 साल के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, दहेज मौत, जिसको दहेज मौत बोलते हैं, अगर 7 साल के अंदर डेथ हो गई है तब आपके लिए ऊपर धारा 304 बी लग सकता है। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं कि 7 साल बाद ऐसा कुछ करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन से 2 व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। तो वो कौन कौन से 2 व्यक्ति थे। आपके ऑप्शंस हैं लुइस माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, लुइस माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, लुइस माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। बताइए वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिस्टम के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। अच्छा क्वेश्चन है, और जो है आपके इन 2 में से राइट आंसर है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लुइस माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये जो है अंतिम बल्कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। बताइए, जो
जो आपका इशू था वो किस बांध को लेकर था, यानी कि और वो जो बांध को लेकर एक इशू था ये किस राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल या मध्य प्रदेश। चलिए बताइए। देखिए साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये केरल में है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, केरल पे है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। तो किस मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली को जो है विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों और निदान का उपचार कहते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं। तो ये कहते हैं कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा प्रणाली को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यह एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली होती है जिसकी मान्यता है कि इन विकार से होने वाले तंत्रिका तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सभी अन्य समस्याएं जन्म लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पद्धति में थेरेपिस्ट अपने हाथों से रीढ़ की हड्डियों की मालिश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं स्वच्छ धन अभियान, हरित धन अभियान, काला धन अभियान या विदेशी लघु अवधि धन अभियान। बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्वच्छ धन अभियान। ठीक है तो फ्रेंड्स, कौन सा स्वच्छ धन अभियान जो है शुरू किया गया था, कब, 31 जनवरी 2017 को। ठीक है, 31 जनवरी 2017 को ये शुरू किया गया था। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल है। आपका ऑप्शन है पहला कि पी कथन है कि दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, फिर है कि सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। आरटीआई के तहत आप क्या कर सकते हैं बताइए, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, ऑप्शन डी, यस डी में है सही। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं आरटीआई के तहत। दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार भी आपके पास होगा, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट, इन सब के रूप में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। हु एस्टैब्लिश्ड द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। आपके ऑप्शंस हैं डी ब्रोगली, फर्मी, पाली या क्लार्क मैक्सवेल। तो कणों की तरंग प्रणाली किसने तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी, बताएं। तो तरंगों की जो कणों की तरंग प्रकृति है ये जो है डी ब्रोगली के द्वारा स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शंस हैं आपके बान की मून, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा या पीटर बेनेंसन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, बताएं। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना पीटर बेनेंसन ने किया था। किसने, पीटर बेनेंसन ने, कब, 1961 में। ओके 1961। सो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला तो प्रश्न है आपका, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं शी बॉक्स, आई एम दैट वुमेन, हैशटैग मी टू या माई वॉइस। बताएं।
तो ये शी बॉक्स, ठीक है, शी बॉक्स, ये जो प्रबंधन प्रणाली है, ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई थी। जो महिलाएं बाहर काम करती हैं, अगर उन पे कोई गलत नजर डालता है, उसके संबंध में शिकायतों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, शी बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी इकाई तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट प्रोड्यूस्ड सिंक्रोनाइजेशन सिंगल्स? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट या प्रोसेसर यूनिट। तो कौन सी इकाई तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सभी कार्यों को संचालित करता है, जैसे कंप्यूटर के सारे भाग, जैसे इनपुट, आउटपुट, ठीक है, प्रोसेसर, इन सबकी जो गतिविधियां होती हैं, जो सारे रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस इन इंडिया एंड हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा? आपके ऑप्शंस हैं 543, 545, 543, 553, 541, सॉरी 545, यस, 545 और 545, बताइए। देखिए, भारत में संसदीय क्षेत्रों की जो संख्या है ये है 543 और लोकसभा में जो सांसद हैं ये है 545। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, वेरी गुड। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जब सीटें 43 हैं तो सांसद 45 कैसे हो गए? दो आंग्ल भारतीय समुदाय, सॉरी आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, और ये जो संख्या ये 2026 तक इसमें बदलाव भी नहीं हो सकता, याद रखेंगे। पूछे कब तक इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं? तो 2026 तक। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया बीन डिक्लेयर्ड इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी सिंस इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है आपके 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 3 बार। ठीक है, पहली बार कब घोषित जो घोषणा हुई थी? 26 अक्टूबर, ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 26 अक्टूबर 1962 को सबसे पहले बार हुआ था, ठीक है, जब चीन ने आक्रमण किया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1971 को हुआ, जब पाकिस्तान का आक्रमण जो है अटैक हुआ। उसके बाद में हुआ 26 जून 1975 को, ठीक है, 26 जून 1975, आंतरिक अशांति के आधार पर। ये बात 3 बार जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि कौन सा महासागर अधिकतम निम्न द्वीपों से बना है? आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर। विच ओशियन इज मेड अप ऑफ द मोस्ट सबमर्ज्ड आइसलैंड? बताएं। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। कौन? प्रशांत महासागर। इसमें लगभग 10,000 द्वीप हैं। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्थान को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? मोहाली, जयपुर, गुरुग्राम या पुणे? तो गुरुग्राम में इसको प्रस्तावित था। इसके अलावा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सबसे पहले विचार किसका प्रस्तुत किया गया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1967 में।
ओके, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। ठीक है, तो बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा कौन सा स्थान जो है शासित था। अंग, गांधार। चलिए दो ही ऑप्शन आपके पास है, बताइए। इनमें से कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। देखिए जो सॉरी जो बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था ये था कपिल वस्तु। याद रखेंगे कौन सा था, ये कपिल वस्तु था। ओके, इसके अलावा जो है याद रखेंगे इनके पिता का नाम क्या था, जिनके द्वारा शासित किया जा रहा था उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम इनके था महामाया कोयली वंशी। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड, संसद के किसी भी सदन के लिए सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो बताइए कि ये क्या है, प्रस्ताव, मत, राय या इच्छा पत्र। देखिए इसमें प्रस्ताव होता है कि प्रस्ताव संसद के किसी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश या शाखाओं का असीम विस्तार। इनमें से कौन जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। ठीक है, ये जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्रशासनिक वाले क्षेत्रों में प्रवेश और शाखाओं का असीम विस्तार, ये सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज या आवास ऋण पर ब्याज भुगतान। इनमें से कौन जो है आयकर की गणना के लिए कुल आय की कसौटी नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। कौन नहीं है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि अगस्त 2000 एक नंबर है, ठीक है, अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है। बताइए कि 15 तक किस राज्य को घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया था। ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ या सिक्किम। तो गोवा को रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो नस, ऊतक, त्वचा या हड्डी। बताएं रोजेशिया किस अंग को प्रभावित करती है मानव शरीर के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो रोजेशिया है एक सामान्य त्वचा रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाक, गला और जो डुट्ठी पर होती है लाल हो जाती है, ठीक है। और ये होता किन में है, तो ये जो है ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था। तो गरीब बच्चों,
विकलांगों, देवदासियों या जनजातीय लोगों। तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था, बताइए। ये देवदासियों, जिनको धार्मिक वेश्याएं बोलते थे, इनको इनके लिए हुआ था। कब ये आंदोलन शुरू हुआ था? 1892 में, 1852 में, सॉरी 92 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? ऑप्शंस है आपके आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या इनपुट। बताइए कि मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है। देखिए, मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण होते हैं। ये करता क्या है, तो ये कंप्यूटर को डेटा संचालित करने के में सक्षम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 36। बताइए। तो ये करता है अनुच्छेद 43A। देखिए, अनुच्छेद 43A ऐसा अनुच्छेद है जो कि प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है। इसके अलावा याद रखेंगे अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विविध सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है? बताइए। जनहित याचिका केवल राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही है, बताइए जनहित याचिका के संदर्भ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, दोनों नहीं। ठीक है, ये कथन दोनों भी नहीं सही है। इसके अलावा याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है, तो याद रखेंगे P.N. भगवती। तो P.N. भगवती जो है ये भारत में जनहित याचिका के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जनता का हित। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान द्वारा नहीं किया गया था? आपके ऑप्शन है, इसने राष्ट्रमंडलों में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, या इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। इनमें से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। ठीक है, ये नहीं किया गया था। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो है वर्ष 1947 में जो है भारत जो है आज़ाद होने के बाद भारत राष्ट्रमंडल बना था। याद रखेंगे इन चीज़ों को। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? तो आरटीआई के तहत किसकी जानकारी हम नहीं ले सकते? आपके ऑप्शन है, बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं।
देखिए, इन दोनों के बारे में जानकारी हम आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ए और बी दोनों। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया। आपके ऑप्शंस हैं विद्युत अपेक्षात्मक चिकित्सा, आत्महत्या के प्रयास का अपराध, स्टेरॉयड मांसपेशियों शिथिलक और संज्ञाहरण का उपयोग, विकसित मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आत्महत्या के प्रयास का अपराध। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लोधी गार्डन, इत्मादुल्ला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या सरखेज रोजा। इनमें से बताइए कि अहमदाबाद का एक्रोपोलिस किसको बोलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सरखेज रोजा। देखिए सरखेज रोजा इसको जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने जो है इसका निर्माण पूरा करवाया था और यह एक पर्यटन स्थल है। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो बताइए कि चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो चुनाव याचिका है इसको सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है दायर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक कौन थे। तो बात 30 नवंबर 2017 तक की हुई है। उस समय बताइए कि खुफिया ब्यूरो के निदेशक कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र खन्ना, अशोक पटनायक, आर एन रवि या राजीव जैन। तो ये थे राजीव जैन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। बताइए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। अब बताइए इनमें से कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित हैं। ये मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए और बी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डैश समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। तो वो जो है किस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, कैबिनेट सचिव या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। बताइए। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक अनुनियुक्त करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को
किसी संशोधन विधेयक को, तो भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को, इनके संबंध में हमारा कौन सा कथन सही है कि केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति लेने के लिए भेज दिया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? बताइए। तो भारत के संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 20 में वर्णित भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कोरिंगरान वन कहाँ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो कोरिंगरान वन कहाँ है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो कोरिंगरान वन कहाँ पे है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। यहाँ पे जो है मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और पक्षियों सहित जो कुल प्रजातियां हैं वो है 266। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार नियम और भारत सरकार नियम के आवंटन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार और व्यवसाय का आवंटन, इनके प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल सचिव सचिवालय या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। इनके आवंटन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? सानिया मिर्जा, शोएब मलिक, रोहन बोपन्ना और उस्मान उल हक, महेश भूपति, अकील खान, लिएंडर पेस, अकील खान? तो भारत पाक एक्सप्रेस किस टेनिस जोड़ी को बोलते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक, ठीक है। इनको जो भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन जो जोड़ी है, इन्होंने 2007 में और 2009 में युगल टाइटल जीते थे। कौन से युगल टाइटल जीते थे? वो कितने? 3, इसीलिए इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है? आपके ऑप्शन है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक, वन विज्ञान पुरस्कार या इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार? बताएं। तो यह इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ओके, चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महानगर या ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र? तप्त द्वीप इसका संबंध किससे है? देखिए, तप्त द्वीप का संबंध है उष्ण महानगर से। किससे है? उष्ण महानगर से। देखिए, उष्ण महानगर से संबंधित है। जैसे महासागरों में जो छूती हुई इमारतें ही अब हीट आइलैंड या गर्म द्वीप बन गई हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए
अगला प्रश्न है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया। पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट या शांति निकेतन। तो मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किन कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया, बताइए। तो ये शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया और निखारा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो जो सही आंसर है। चलिए, एक क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान के हर भाग की शुरुआत में कितने इंच के चित्र बनाए गए थे। तो ये 8 से 12 इंच के चित्र बनाए गए थे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या अमेरिका, बताएं। ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है कि कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर कितना था। ऑप्शन है आपके 0.16%, 1.33%, 1% या 0.69%। ये 1% था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं। आपके ऑप्शन है खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, कैबिनेट सचिव या अटॉर्नी जनरल, बताएं। ये कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार में शीर्षक कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ सेवक हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग अपनी क्लास के पास शेयर कर दें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है। वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, कृषि आय पर कर या आर्थिक और सामाजिक योजना, बताइए। राज्य सूची का इनमें से कौन सा एक हिस्सा है। ऑप्शन सी, कृषि आय पर कर। तो कृषि आय पर कर ये किसका हिस्सा है। तो ये राज्य सरकार की सूची का हिस्सा होता है, राज्य सूची का हिस्सा है ये। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति कृषि जो खेती का प्रारंभिक रूप है पहली बार डैश में प्रयोग में लाया गया था, बताइए। ये पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। कौन? वनस्पति कृषि। ठीक है, वनस्पति कृषि जो कि खेती का एक प्रारंभिक रूप है, इसको पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। पहला कथन है आपका केंद्र सरकार राज्यों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। दूसरा कथन है आपका कि संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। अब इनमें से कौन कौन से संबंध जो है सही है, बताइए। केवल ए और बी दोनों, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, है केवल आर। देखिए ये दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि ए और बी वाले जो कथन हमारे हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय हैं, तो सिंपल सा बताना है आपको कि इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे किस रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके ऑप्शंस हैं लाल किला मुकदमे, आजाद हिंद मुकदमे, देशभक्त मुकदमे या रंगन मुकदमे, बताइए। या फिर रंगून होना चाहिए। चलिए रंगून मुकदमे। तो ये लाल किला मुकदमा, ठीक है, तो ये लाल किले मुकदमे के रूप में ये प्रसिद्ध हैं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स इनका भी ऑप्शन ए आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेहतरीन ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बताइए उस पासवर्ड को क्या बोलते हैं? कोड हैक, सिक्योर एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड या कैप्चा? ये होता है वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी। क्या होता है? ये वन टाइम पासवर्ड होता है, ओटीपी होता है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि उच्च परिशुद्धता का जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उच्च शुद्धता वाला जो जर्मेनियम होता है किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? वाष्प चरण परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन, ध्रुवीकरण या इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन? ऑप्शन बी क्षेत्र परिशोधन। चलिए फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। तो आशा करेंगे क्लास को काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया तो सब लोग प्लीज़ अपनी क्लास को लाइक कर दें, शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दें। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।